रेजोनेंस पढ़ रहे थे, है ना। आज हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी और रेजोनेंस एनर्जी, ये क्या होता है। तो चलिए लिखिए, रेजोनेंस एनर्जी हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अनुनाद ऊर्जा। देखिए, हमने इसके पहले किसी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था। आज हम रेजोनेंस एनर्जी को समझने के लिए किसका एग्जाम्पल लेते हैं, बेंजीन का। बेंजीन के भी हम दो काल्पनिक रेजोनेंस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनाएंगे। एक ये हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। बेंजीन आप एक इस तरह बना सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अल्टरनेटिवली यानी एकांतर क्रम से सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बेंजीन इस तरह का होता है, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक में आप समझेंगे टोटल पूरा कैसे होता है। मान लेते बेंजीन का एक स्ट्रक्चर इस तरह का हो गया, फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने कह दिया, और ये मैं इस साइड लिख रहा हूं, इस एक्सिस में एनर्जी लिख रहा हूं। क्या है, ध्यान से सुनना बेटा इसे। ये हो गया आपका एनर्जी, ठीक है। इस ऑर्डर में आपने एनर्जी का नीचे से ऊपर की ओर इंक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ा। हमने रेजोनेंस में कल पढ़ा था कि किसी कंपाउंड के कई स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, तो उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर अपना पूर्ण अस्तित्व नहीं रखता है। ये सिर्फ काल्पनिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ना तो पहला स्ट्रक्चर पूरी तरह से अस्तित्व में होता, ना ही दूसरा, और यदि और भी कोई है तो वो भी अस्तित्व में नहीं होता। लेकिन अस्तित्व में होते कौन से हैं, उन सभी स्ट्रक्चर्स का एक मिला जुला रूप होता है, जिसे आपने कहा था रेजोनेंस हाइब्रिड। मान लेते हैं हम यहां बेंजीन के दो स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं केकुले के स्ट्रक्चर कहलाएंगे। केकुले वैज्ञानिक का नाम है। केकुले ने दो स्ट्रक्चर दिया बेंजीन के, एक ऐसा दिया। फिर इसके बाद हम एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन इस बार जो स्ट्रक्चर बना रहे थे इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जिस जगह डबल बॉन्ड है वहां क्या रख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड। जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल रख सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम रख देते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। बेंजीन के मैंने कितने स्ट्रक्चर बनाए अभी, दो। एक पहला स्ट्रक्चर और एक दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया। किसी कंपाउंड के जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका नाम मैंने क्या बताया था, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नोट करते जाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अनुनादी संरचना हिंदी में, या और बोलिए क्या बोलते हैं, कल मैं हिंदी सब कुछ बता दिया इसकी। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इन्हीं को हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या और बोलिए इसे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इन सभी स्ट्रक्चर की एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, पूरी तरह से सेम नहीं होती है। किसी स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर जरूर हो सकता है। मान लेते हैं, हमको यहां तो नहीं पता चलता, लेकिन मान लेते हैं कि किसी दो में से किसी एक स्ट्रक्चर की एनर्जी कम हो गई। देखिए ये स्ट्रक्चर यहां है,
इस स्ट्रक्चर की एनर्जी इसके सामने मान लो ये रखा है, मतलब इस स्ट्रक्चर की एनर्जी कितनी है, इस जगह पर टच कर रही है। यदि मैं एनर्जी के ऑर्डर में इसको देखता हूं तो इस स्ट्रक्चर की एनर्जी कहां पर, इस जगह पर टच कर रही है। देखा जाए तो दोनों स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा है और एक स्ट्रक्चर की एनर्जी कम है। हमने कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि जिस कंपाउंड में एनर्जी कम होती है वह ज्यादा स्टेबल होता है, या जिस स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा होती है वह कम स्टेबल होता है। इस बात को आप अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो। जब हमारे पास एनर्जी ज्यादा नहीं होगी तो हम जाकर एक जगह बैठ जाएंगे, मतलब स्टेबल हो गए। और यदि हमारे पास एनर्जी ज्यादा है तो हम उछल कूद मचाते रहे, कभी इधर दौड़ेंगे कभी उधर दौड़ेंगे, खेलेंगे इधर इधर, ठीक है। ये कब ऐसा होता है, जब स्टेबिलिटी हमारे पास ज्यादा हो गई, इसका मतलब हमारे पास एनर्जी कम है। और जब हम स्टेबल नहीं है, इधर उधर माइग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है। जिसके पास ज्यादा एनर्जी है इसका मतलब ये क्या माना जाएगा, लेस स्टेबल माना जाएगा, कम स्थायी माना जाएगा। स्टेबल का मतलब बेटा स्थायी, लेस स्टेबल। और जिसके पास एनर्जी कम है इसकी अपेक्षा ये क्या माना जाएगा, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाएगा, ठीक है। जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने कहा रेजोनेंस होता क्या है, कि रेजोनेंस में ना तो ये वाला स्ट्रक्चर अस्तित्व में होता ना तो ये स्ट्रक्चर अस्तित्व में होता, लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसमें दोनों के कैरेक्टर इन्वॉल्व होंगे। जैसे हाँ ठीक है, तो अब जैसे मैं यहां डबल सिंगल डबल रखे हो, जहां पर डबल बॉन्ड है मान लो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जहां पर सिंगल बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। जहां डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां बन रहा है, ये कहा जा सकता है। और जहां सिंगल है वहां बॉन्ड बन रहा है और जहां डबल है वहां बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यानी यह प्रक्रिया हम क्या कर सकते हैं, पूरे में इसी तरह ऐसे ऐसे कर सकते हैं और हम दोनों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट ये कहता है कि सर मैंने तो यहाँ पर डबल बॉन्ड देखा था, तो उसके लिए हमें क्या आंसर देना है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने यहाँ डबल बॉन्ड देखा है लेकिन ये देखो डबल बॉन्ड बनने जा रहा है। जिसने कहा सर मैंने यहाँ सिंगल बॉन्ड देखा है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपने जो सिंगल बॉन्ड देखा है ये बस सिंगल बॉन्ड बनने जा रहा है, ब्रेक हो जाएगा, तुरंत सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और मैंने आपसे बताया था कभी एक जगह अस्तित्व में इस तरह नहीं रहते, चलते रहते। ठीक, कल का जो मैंने एग्जांपल बताया था कंटिन्यू चलते रहते, कभी ऐसे नहीं कि डबल बॉन्ड हमेशा यही रहेगा, सिंगल बॉन्ड इसी तरह बन रही, ये कंटिन्यू चलता रहता है इस तरह। तो यहां पर हम इसे कहेंगे, इसका और इसका मिला जुला रूप जो बना इसका नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड। हो गया। अब आप देख सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड की भी तो कोई एनर्जी है यहां, लेकिन एनर्जी के ऑर्डर में देखें तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी किससे कम है, इससे तो कम है ही और इससे भी कम है, सबसे कम है। हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर बन गए, कुछ का नाम हमने कहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कुछ को हमने कहा रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी आप देख सकते इस जगह पर टच कर रही है ना, इसका मतलब इसकी एनर्जी पहले स्ट्रक्चर से भी कम है और दूसरे स्ट्रक्चर से भी कम है। अब हम हाँ देख लो बेटा, कोई डाउट है तो बताओ, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी क्या है, हाँ सबसे कम है, ठीक है। तो ये तो आपको पता हो ही गया कि रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम होती है। मैं यहां दो तरह के शब्द इस्तेमाल करूंगा, एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका अर्थ क्या है, अनुनादी संरचना की ऊर्जा। तो ये वाली जो ऊर्जा है पहली अनुनादी संरचना की ऊर्जा है, मतलब एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये वाली ऊर्जा क्या है, दूसरी संरचना की अनुनादी ऊर्जा है, जिसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
लेकिन ये जो एनर्जी है वो क्या है, यहां पर एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब अनुनाद संकर की ऊर्जा। मैंने 3 बार ऊर्जा शब्द का इस्तेमाल किया, इसकी ऊर्जा, इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा। इसका नाम क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ऊर्जा, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ऊर्जा, इसका नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड। और मैं यहां बोल रहा हूं रेजोनेंस हाइब्रिड की ऊर्जा मतलब अनुनाद संकर की ऊर्जा। अब देखिए मैंने यहां हेडिंग क्या लिखी है, मैंने ये नहीं लिखा एनर्जी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, मैं तो यहाँ रेजोनेंस एनर्जी लिखी हूँ हेडिंग। और मैं अभी आपको पढ़ा क्या रहा था, केवल पढ़ा रहा था इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी। मुझे बताना यहाँ रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, ध्यान से सुनना। दो में से एक स्ट्रक्चर को हमें पकड़ना है, और भी होते तो उनमें से एक ही स्ट्रक्चर को पकड़ना है। हमें उस स्ट्रक्चर को पकड़ना है जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, या ऐसी संरचना जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी। इसकी एनर्जी ज्यादा है लेस स्टेबल, इसकी एनर्जी कम है तो ज्यादा स्टेबल। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी, हम इसको पकड़ेंगे। अब इसको छोड़ दिया, स्थायी वाले को लेंगे, कम स्थायी वाले को नहीं लेंगे, जो ज्यादा स्थायी है उसे लेंगे। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर की एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी के बीच का जो अंतराल होता है उसी डिफरेंस का नाम क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी होता है। ये बात समझ में आई, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक, मान लो मैं एनर्जी का ऐसे ऑर्डर लिख देता कि यहां ये 5 है, ये 10 है, यहां पर क्या है 15 है, यहां 20 है, यहां 25 है, इस तरह यहां 30 लिख देता। तो इसकी एनर्जी कितनी है, सपोज 25 जूल है, इसकी एनर्जी कितनी है 20 जूल है। तो मैं 25 जूल वाले को थोड़े ना पकड़ूंगा, किसे, 20 जूल वाले को। अब यहां इसकी एनर्जी कितनी है 5 जूल है, तो 20 जूल इसकी एनर्जी हो। मैं मान ले रहा हूं ये कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसे ही मान लिया, ठीक है, तो इसको रट नहीं लेना कि इसकी 20 जूल ही होती है। तो यहां से 20 और 5 के बीच का डिफरेंस निकाला, कितना आया 15 आया। 20 से 5 को डिफरेंस कर दीजिए तो 15 है ना। तो बीच का जो अंतराल आ रहा है उसी का नाम क्या है, रेजोनेंस एनर्जी। समझ में, 15 जूल जो यहाँ आ रहा है आंसर, वो क्या बन गया, रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी की डिफिनेशन क्या है, लिखो, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी और किसके किसके बीच का डिफरेंस निकालना है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी, बाकी इसके पहले वाली वीडियो में सब कुछ है, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी के डिफरेंस को क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। हो गया, हमको पता हो गया कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है और रेजोनेंस एनर्जी के बाद रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी क्या है। हम यहां एनर्जी के साथ साथ एक और टर्म अप्लाई करेंगे जिसका नाम है स्टेबिलिटी।
तो लिखिए स्टेबिलिटी एंड या स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। हम रेजोनेंस के द्वारा किसी कंपाउंड की क्या बताने जा रहे हैं? स्टेबिलिटी, स्थायित्व। अनुनाद के द्वारा किसी यौगिक का स्थायित्व, अनुनाद के द्वारा किसी यौगिक का स्थायित्व। ठीक है, स्थायित्व समझ रहे हैं? जैसे एनर्जी और ये सारी चीज बता रहे, स्टेबिलिटी, स्टेबल है कि नहीं स्टेबल। हाँ लिखिए। अब देखो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कंपाउंड कम स्टेबल है? सीधी सी बात, नंबर 1, जिस कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हो वह कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। ठीक, मान लिया मैंने बेंजीन के कितने भी स्ट्रक्चर बनाए, कल मैं ओजोन के 2 बनाए थे। यदि किसी का एक ही बना होगा, मतलब कई ऐसे कंपाउंड जिसमें कई ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, तो जिस कंपाउंड के जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बन जाए वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। मान लीजिए किसी के 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, किसी के 3 की जगह 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो 4 स्ट्रक्चर वाला ज्यादा स्टेबल होगा और 3 स्ट्रक्चर वाला कम स्टेबल होगा। तो वह लूज स्टेबल या वह कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, स्थायी होगा, जिसकी ज्यादा से ज्यादा क्या बनाए जा सकते हो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हो। तो नंबर 1 लिखिए, जिस कंपाउंड के जितने ज्यादा क्या बनते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हिंदी बताओ बेटा। ठीक है, अब तो लिखने की आवश्यकता नहीं हिंदी, धीरे धीरे जब लिखा करो तो इसको बोलते रहा करो मन में धीरे धीरे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वह उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्थायी होता है। हो गया। बाकी कल क्या, इसके पहले हमने एक फार्मल चार्ज बताया था। तो फार्मल चार्ज बताया था कि किसी स्ट्रक्चर में कम से कम फार्मल चार्ज होना चाहिए। जिस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में लुईस संरचना में कम फार्मल चार्ज होता है वही कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। ये भी लिख सकते हैं। जिस संरचना में, मान लीजिए कई संरचनाएं पॉसिबल है और हमको बताने में से कौन सी संरचना ज्यादा स्टेबल होती है, तो जिस संरचना में कम आवेश बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। जिस संरचना में कम फार्मल चार्ज होता है वह ज्यादा स्थायी होती है। मान लो हमने ऐसे 2 संरचनाएं ले लिया, ध्यान समझना। अभी मैंने क्या कहा, जिसमें कम आवेश हो वो वाली संरचना ज्यादा स्थायी। अब मान लेते हैं हमने ऐसी संरचनाएं छांट लिया कम आवेश वाली, और कम आवेश वाली 2 संरचनाएं मिल गई जिनमें दोनों में बराबर बराबर आवेश है।
तो अब उनमें भी छटनी करना कि इनमें से कौन ज्यादा स्थायी होगा। तो यदि माइनस चार्ज अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो और पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर हो तो वो ज्यादा स्थायी होगी। लेकिन किसी संरचना में माइनस तो लगा, मान लीजिए एक माइनस एक प्लस है, किसी संरचना में माइनस लगा है और वह माइनस होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, कहां पर लग गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर लग गया। और इस वाले में माइनस लगा है और वो माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ही लगा है, तो माइनस चार्ज होना चाहिए किस एटम पर? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। जो इस बात को स्वीकार कर रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन माइनस चार्ज लगा हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर, तो इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। ठीक इसी तरह प्लस चार्ज कहां होना चाहिए? अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर, और प्लस चार्ज यदि लगा हुआ है अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव पर लगा है या कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? कम स्थायी होगा। तो हम किसी भी चार्ज की बात करें, सपोज मैं माइनस की बात कर रहा हूं, तो नेगेटिव चार्ज कहां होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज अधिक इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पर हो तथा पॉजिटिव चार्ज कहां हो? पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव सही तो लिखा? अच्छा यहाँ एनी होना चाहिए ना, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो तथा पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या यदि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होगा, या अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पर हो तो वह संरचना, ठीक, उस कंपाउंड की वह संरचना क्या मानी जाएगी? अधिक स्थायी होती है। चौथा बिंदु, अब मान लेते हैं किसी संरचना में प्लस भी है और माइनस भी है। प्लस कहां पर है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर है। माइनस कहां पर है? इलेक्ट्रो नेगेटिव पर है। तो ध्यान रखना है प्लस और माइनस पड़ोसी परमाणु पर होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव पड़ोसी परमाणु पर, ठीक है। दो माइनस चार्ज पड़ोसी पर, मतलब सेम चार्ज दो पड़ोसी परमाणु पर नहीं होना चाहिए। मतलब पहला है यहां पर भी माइनस आ जाए, दूसरा इसमें भी माइनस आ जाए, इस तरह नहीं होना चाहिए। यदि किसकी बात हो रही है? लीस्ट स्ट्रक्चर की, या इसमें प्लस आए इसमें भी प्लस आ जाए, इस तरह नहीं होना चाहिए। या ऐसा हो जाए एक में माइनस आ जाए एक में प्लस आ जाए, ये तो चलने वाला है। तो इसके कहने का मतलब है कि जो सेम चार्ज है पड़ोसी एटम पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिखो, सेम चार्ज पड़ोसी एटम पर नहीं हो तो संरचना क्या होती है? स्थायी होती है, ठीक। बात आ गई सेम चार्ज की। और यदि विपरीत आवेश है, अपोजिट चार्ज है, तो उन्हें क्या होना चाहिए? पड़ोसी परमाणु पर होना चाहिए। यदि एक में प्लस है तो तुरंत वाले में माइनस होना चाहिए। विपरीत आवेश
कहाँ होना चाहिए? पड़ोसी परमाणु पर होने पर संरचना क्या होती है? स्थायी होती है। ठीक, ये तो मैंने इनकी अकॉर्डिंग टू बता दिया। अब हम बताने जा रहे हैं रेजोनेंस एनर्जी, जो भी आपको बताया है उसके अनुसार बताने जा रहे हैं। लिख गए इतना? देखिए रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी जो मैंने यहां पर आपको भी समझाया है, ये चलिए देखिए, ये मान लिया किसी कंपाउंड की, मैं शब्द क्या बोल रहा हूं ध्यान देना है, दोनों शब्दों को मिलाना है। सब लोग देखो ठीक है, किसी कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो ये रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर और नीचे बनेगा। मान ली इसकी रेजोनेंस एनर्जी इतनी होती तो स्ट्रक्चर और ऊपर होता ना। किसी कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा, यानी ये वाला डिफरेंस जितना होता जाएगा उतना ये स्ट्रक्चर और नीचे बनेगा। इस स्ट्रक्चर के नीचे बनने से रेजोनेंस हाइब्रिड वाली एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कब कम हो जाएगी? जब ये वाली एनर्जी, ये एनर्जी ज्यादा हो जाए तो एनर्जी कम होगी। तो हम दो तरह से स्टेबिलिटी बता सकते हैं। जब इस कंपाउंड की ये वाली एनर्जी और नीचे हो जाएगी तो ये तो और स्टेबल हो जाएगा ना। तो किसी कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी जितनी बोलो ज्यादा हो, अथवा रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम हो, ये तो और नीचे से, जितना ये ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ये नीचे होता जाएगा। तो ये वाली एनर्जी का नाम है अनुनाद संकर की ऊर्जा, और इस एनर्जी का नाम है अनुनाद ऊर्जा। दोनों को देख लो। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो अनुनाद ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाए, अथवा अनुनाद ऊर्जा नहीं बोलना चाहते तो आप कहेंगे अनुनाद संकर की ऊर्जा बहुत कम हो जाए। ये देखो, जब ये ज्यादा होगी तभी हो सकती, जब ये नीचे की ओर और होगी और कम होगी। तो दोनों कंडीशन आपको ध्यान देना, दो शब्द याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। अनुनाद ऊर्जा और अनुनाद संकर की ऊर्जा, ये दोनों अलग अलग है। अनुनाद ऊर्जा की ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए और अनुनाद संकर की ऊर्जा की वैल्यू कम होनी चाहिए। इस ऊर्जा का नाम है, सुन लेना, अनुनाद संकर की ऊर्जा, और इस ऊर्जा का नाम है अनुनाद ऊर्जा। तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए? ज्यादा, और ये वाली वैल्यू कम, और नीचे हो जाए तो और अच्छा होता। ठीक है, तो लिखो चलिए, अनुनाद ऊर्जा रेजोनेंस एनर्जी बताइए क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा होना चाहिए ना। अनुनाद ऊर्जा ज्यादा होने पर, अथवा यदि हम अनुनाद ऊर्जा के द्वारा स्टेबिलिटी नहीं बता रहे हैं, किसके द्वारा बता सकते हैं? अनुनाद संकर की ऊर्जा के द्वारा, शंकर भगवान की ऊर्जा। ठीक है, अनुनाद संकर की जो ऊर्जा है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अथवा अनुनाद, सरलता वाला सा लिखना, ठीक है, सही सही ना संकर लिखना है। अनुनाद संकर की ऊर्जा कम होने पर संरचना क्या होती है? स्थायी होती है या अधिक स्थायी होती है। हो गया, ये हुआ आपका स्टेबिलिटी।